हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं हूं अब्दुल रहमान, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डी एन एजुकेशन अड्डा पर। और आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो प्राचीन भारत का सेगमेंट सीरीज जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। लास्ट हम लोग देखे थे गुप्त काल तक। गुप्त काल के बारे में जानकारी, सारे राजाओं के बारे में जानकारी और सभी राजाओं के समय में कौन कौन विशेष कार्य हुए उस सब के जानकारी हम लोग देखे थे। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से आता है उस पर भी चर्चा हम लोग किए थे। आओ आज हम देखते हैं संगम भारत। संगम भारत बोला जाए या संगम काल। ये संगम मतलब होता क्या है? संगम मतलब होता है संगोष्ठी। संगोष्ठी तो एक बहुत बड़ा रोल है दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल का। सुने भी होंगे आप, चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश, उसी सब के बारे में चर्चा आज करने हम लोग जा रहे हैं, जिसको संगम काल या संगम भारत भी कहा जाता है, जिसे दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण भारत में लगभग अनुमान के अनुसार 300 वर्षों तक शासन किया। आओ इसके बारे में अब देखते हैं। संगम काल। संगम काल के बारे में बताया जाता है कि 1000 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण के कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए। वही सम्मेलन, विशाल सम्मेलन बुलाए गए। इन सम्मेलन को ही तमिल भाषा में संगम कहते हैं। हम तो बताए भी थे अभी, संगम को तमिल भाषा में, सम्मेलन को तमिल भाषा में संगम कहा जाता है। सम्मेलन मतलब होता है संगोष्ठी, विचार विमर्श, किस प्रकार आगे की व्यवस्था का संचालन हो, इसी को कहते हैं हम लोग संगम। अब देखो, इन्हीं कवियों के द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। माने जब जब ये सम्मेलन, 3 सम्मेलन बुलाए गए और तीनों सम्मेलन में अनेक तमिल साहित्य की रचना की गई और इन्हीं तमिल साहित्य के रचना को संगम साहित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। इतिहास में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। प्रथम देखो, यह दक्षिणी मदुरै में, मदुरै कहाँ है बाबू? वर्तमान में ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है मदुरै। यह दक्षिणी मदुरै में आयोजित हुआ था। दक्षिणी मदुरै में आयोजित हुआ था। अब देखो, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया। ये थोड़ा सा गौर करना, इसलिए कि उत्तर भारत के इतिहास से दक्षिण भारत के इतिहास थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, लेकिन उसमें अगर संगम साहित्य आ जाए या संगम काल आ जाए और थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन उसको इजी वे में हम लोग लेकर पढ़ेंगे। इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। अब देखो, इस सम्मेलन में 89 राजाओं ने भाग लिया। 89 राजाओं ने भाग लिया। वर्तमान में दक्षिण मदुरै जलमग्न हो गया है, जिस कारण इस संगम में लिखे गए साहित्य की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये जब हुआ था दक्षिणी मदुरै में, तब समझिए कि उस समय 89 राजाओं ने भाग लिया था, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि वह जलमग्न हो चुका है और उसके विषय में जानकारी विशेष नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय संगम। यह कपाटपुरम अलवय कपाटपुरम में आयोजित हुआ था। प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की, किंतु बाद में तोलकापियर ने की थी। बाद में तोलकापियर ने की थी। इसी सम्मेलन में तोलकापियर ने तोलकापियम नामक तमिल साहित्य की रचना की। देखो, यहाँ 2 प्रश्न है। एक प्रश्न है कि द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने की? तो तोलकापियर ने की। तोलकापियर ने की किसके स्थान पर? अगस्त्य ऋषि के स्थान पर। यही तोलकापियर ने तोलकापियम नामक तमिल साहित्य की रचना की। इस संगम में 59 राजाओं ने हिस्सा लिया था। पहले संगम में कितने राजाओं ने हिस्सा लिया था? 89 राजाओं ने हिस्सा लिया था। इसमें
59 कितना 59 59 राजाओं ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। अब आओ तृतीय संगम, इसकी अध्यक्षता नकीरर ने की। इसमें 49 राजाओं ने हिस्सा लिया था। 89, 59 और 49 ये राजाओं ने हिस्सा लिया था। इस संगम में लिखे गए साहित्य का भी विशेष स्पष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। यह उत्तरी मदुरै में आयोजित हुआ था। प्रथम संगम जो हुआ था आयोजित कहाँ हुआ था? दक्षिणी मदुरै में, वर्तमान जलमग्न हो चुका है, विशेष जानकारी उसकी नहीं है। द्वितीय जो हुआ वह कपाटपुरम में हुआ। कहाँ हुआ? एक कपाटपुरम में हुआ, अल्लैव में हुआ। उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो प्रारंभ में अगस्त्य ऋषि ने किया, बाद में कौन किया? तोलकापियर ने किया। तोलकापियर ने किसकी रचना की? तोलकापियम की रचना की, जो तमिल साहित्य है। क्लियर? अब आओ, तीनों ही सम्मेलन तमिलनाडु में किए गए। अगस्त्य ऋषि काशी बनारस के रहने वाले थे, जो तमिलनाडु में जाकर बस गए। अगस्त्य ऋषि को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। तमिल साहित्य का जनक माने तमिल लिटरेचर का फाउंडर कहिए या फादर कहिए, किसको माना जाता है? अगस्त्य ऋषि को। पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों को साहित्य संरक्षण प्रदान किया गया, पांड्य राजाओं के द्वारा। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो संगम काल के राज्य, उस समय कौन कौन राज्य अस्तित्व में थे? कृष्णा नदी के दक्षिणी में अर्थात भारत के सुदूर दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। एक था चोल राजवंश, दूसरा है चेर राजवंश, तीसरा है पांड्य राजवंश। कौन कौन? चोल राजवंश, चेर राजवंश और पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश। अब नेक्स्ट आओ, अब देखो सबसे पहले देखेंगे चोल राजवंश। इसके बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। अब देखो चोल राजवंश के बारे में जानकारी पाणिनि के द्वारा रचित की गई अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इसकी प्रथम राजधानी उरैयूर कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी उरैयूर थी। अब देखो इसकी मुख्य राजधानी तंजौर तमिलनाडु में स्थित था। इसका राजकीय चिन्ह बाघ था। सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये VVI है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। अब देखो उरैयूर सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उरैयूर सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध था और राजधानी किसकी थी? उरैयूर, चोल राजवंश की। अब देखो ऐसा कहा जाता है कि इस समय के सूती वस्त्र सांप केंचुली पुआ से भी पतले होते थे। सांप की केंचुली पुआ से भी पतले होते थे उस समय उरैयूर का सूती वस्त्र। अब नेक्स्ट आओ, चोल साम्राज्य कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था। कहाँ था? कावेरी नदी के उपजाऊ मैदान में था। अब देखो जिस कारण कहा जाता है कि जितने क्षेत्र पर एक हाथी सोता था उतने ही क्षेत्र पर उतना अनाज उगाया जा सकता है। अब मान लीजिए जितने क्षेत्र पर एक हाथी सोता था उतने ही क्षेत्र पर उतना ही अनाज उगाया जा सकता है, जिससे 1 वर्ष तक 7 लोगों का पेट भरा जा सकता है। 1 वर्ष तक 7 लोगों का पेट भरा जा सकता है। मतलब उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। इसने श्रीलंका को जीत लिया और वहां से 12,000 द्वार लाया और कावेरी नदी पर 160 मीटर लंबा बांध बनवाया। थोड़ा ध्यान से देखना इसको। यह भारत का पहला बांध था। इसे ग्रांड बांध कहते हैं। 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ। 8वीं सदी में पुनः चोलों का उदय हुआ। अब देखो चेर राजवंश। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे चेरापद कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में चेरापद कहा गया है। अशोक की द्वितीय शिलालेख में इसे केरल पुत्र कहा गया है। इनका क्षेत्र केरल मालाबार का क्षेत्र था। चेर वंश का प्रथम शासक उदयनजेरल था। कौन था? उदयनजेरल था। इसकी राजधानी बंजी या करूर थी। इसका राजकीय चिन्ह धनुष था। अब देखो उसका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ।
इसका राजकीय चिन्ह क्या है? धनुष है। उदयन जेरल ने महाभारत युद्ध के सैनिकों के लिए भोजन करवाया था, भोजन की व्यवस्था करवाया था। देखो इसका जो अगला शासक था वो सेनुगुटवन था। कौन था? सेनुगुटवन, जो लाल चेर भी इसे कहा जाता है। पूछता है प्रश्न कि लाल चेर के नाम से कौन चेर शासक प्रसिद्ध है? तो सेनुगुटवन। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनुगुटवन हुआ। सेनुगुटवन ने पत्नी पूजा, कल्याणी पूजा प्रारंभ किया। क्या बात है, पत्नी पूजा, कल्याणी पूजा प्रारंभ किया। इस पूजा में उसने श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं का भी, श्रीलंका तथा पड़ोस के राजाओं को भी इनविटेशन कार्ड भेजा, बुलाया, उसे आमंत्रित किया। इस वंश का अगला शासक अधिगमान हुआ, जिसने गन्ने की खेती प्रारंभ की। देखो कितना शानदार शानदार फैक्ट है। चेर वंश का अगला शासक जो अधिगमान हुआ वह गन्ने की खेती पहली बार प्रारंभ की। नेक्स्ट आओ, पांड्य वंश। इसकी राजभाषा तमिल थी। इसका स्थापना नेडियोन ने किया था। नेडियोन ने किया था। पांड्य वंश का स्थापना नेडियोन ने। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगम का आयोजन करवाया था। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। अब इसका मतलब इंडिका में इसका वर्णन है। इसका मतलब मौर्य वंश के समय जब मेगास्थनीज आए थे तो उसके पहले उनके पास यह जानकारी उपलब्ध थी, स्रोत के अनुसार होगी, तब जाके यह इंडिका में इसका वर्णन किए हैं। पांड्य वंश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में था। इसकी राजधानी मदुरै थी। देखो एक बात जान लो, इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। इसका राजकीय चिन्ह क्या है? मछली या कार्प था। क्या था? मछली या कार्प। अब देखो, पांड्य वंश का प्रथम शासक नेडियोन था। अभी बताएं हम, नेडियोन था। अब देखो, इसने समुद्र पूजा प्रारंभ की, नेडियोन ने। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन हुआ। स्थापना किसने किया? नेडियोन ने। इसका सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन हुआ। इसने 290 ईस्वी में हुए तलैया लंगानम का युद्ध में चेर, चोल तथा 5 अन्य राजाओं को एक साथ पराजित किया। यह पांड्य वंश का जो शासक था, ये जो एक युद्ध हुआ तलैया लंगानम, इस युद्ध में चोर, चेल तथा 5 अन्य राजाओं को एक साथ पराजित किया। किसने? नेडुजेलियन ने। अब आओ, 5वीं सदी आते आते पांड्य वंश का अस्तित्व विहीन हो गया। पांड्य वंश के राजाओं का रोम के राजा से अच्छा संबंध था। इन्होंने अपने दूत रोम के राजा अगस्टसा के दरबार में भेजा था। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै को त्योहारों का शहर कहते हैं। आज भी है, त्योहारों का शहर कहा जाता है। अब देखो, यहाँ के मीनाक्षी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अब देखिए, चेर बंदरगाह कहाँ था ये पूछता है। तो बंदर चेर और मुजरिस कहाँ था? बंदर चेर और मुजरिस। अब देखो, चोल बंदरगाह कहाँ था? पुहार तथा उरई। चोल बंदरगाह कहाँ था? पुहार तथा उरई। पांड्य बंदरगाह कौन था? सालियूर एवं कोरकाय। थोड़ा सा टफ है, घबराना नहीं है, लेकिन 1-2 बार इसको देख लेना है। नेक्स्ट आओ, संगम कालीन साहित्य। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए। इन्हें तमिलकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। क्या क्या है भाई? तोलकापियम है, जो तोलकापियर के द्वारा लिखा गया था। इसका संबंध व्याकरण से है। इसकी रचना तोलकापियर ने की थी। अब देखो, तिरुकुराल या कुराल, इसे तमिल साहित्य का बाइबिल या इंजील कहते हैं। किसको? कुराल या तिरुकुराल, इसको क्या कहता है? तमिल साहित्य का बाइबिल या इंजील कहते हैं। जीवक चिंतामणि, क्या बात है, बहुत फेमस है। इसका संबंध जैन धर्म से है। इसकी रचना तिरुत्तकर देवर है। कौन है? तिरुत्तक देवर है। इसकी रचना किसने की थी? तिरुत्तक देवर ने की थी। किसका? जीवक चिंतामणि का। अब देखो, शिल्पाधिकारम देखना, नाम बड़ी टेढ़ा है।
और टेढ़ा नाम से मतलब नहीं है, एक बार इसको सरसरी नज़र से देख लेना है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से फंसता है। अगर एको क्वेश्चन अगर बन गया, चाहे बीपीएससी में TRE 4 में या बिहार SSC में, NTPC ग्रुप D बिहार पुलिस, तो समझ जाना कि पढ़ा सफल हो गया। अब देखो शिल्पाधिकारम, इसका संबंध जैन धर्म से है। इसमें नूपुर पायल की कहानी है, जिसे तमिल काव्य का इलियट भी कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियट भी कहा जाता है। इसकी रचना इलांगो अदिगल ने की थी। देखो कितना शानदार है, सबका रचना याद रखना। तोलकापियम का रचना तोलकापियर ने, तिरुकुराल या कुराल की रचना किया था। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल या इंजील कहते हैं। जीवक चिंतामणि, इसका संबंध जैन धर्म से है। इसकी रचना किसने की थी? तिरुत कोदेवर ने इसकी रचना की थी। शिल्पाधिकारम, इसका संबंध जैन धर्म से है। इसमें नूपुर पायल कहानी है। तमिल काव्य का इलियट भी कहते हैं। इसकी रचना किसने की था? इलांगो अदिगल ने किया था। अब नेक्स्ट आओ, राजा कोवलन अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी के प्रेम में फंस जाता है और अपने धन को लुटाने के बाद उसे पश्चाताप होता है और अपनी पत्नी के पास लौटता है। उसकी पत्नी कन्नगी ने उसे अपना एक पायल दिया, जिसे बेचकर वह मदुरै में व्यापार प्रारंभ किया, किंतु कोवलन पर मदुरै की रानी की पायल चुराने का आरोप लगा दिया गया और उसे फांसी दे दी गई। यही कहानी है। उसमें कोवलन की पत्नी कन्नगी ने श्राप दे दिया, जिससे मदुरै शहर नष्ट हो गया। कहानी है उसका। अब देखो मणिमेखलाई, 5वां, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें कोवलन तथा माधवी से उत्पन्न संतान मणिमेखलम की चर्चा है, जिससे अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसकी रचना शीतले सतनार, कौन हो? शीतले सतनार द्वारा किया गया था। इसे तमिल काव्य का ओडिसी भी कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी भी कहा जाता है। देखना बहुत लोगों को लगेगा कहाँ फंस गए सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा समझ में। ये थोड़ा सा मैंने साउथ इंडिया के इतिहास है, घबराना नहीं है। और इसमें थोड़ा सा 1-2 बार सरसरी नज़र से बढ़िया से देख लेना है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन फंसता है, हमेशा फंसता है। अब देखो चालुक्य वंश, 550 ईस्वी से 757 ईस्वी, दक्षिण भारत के राजवंश में आता है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय हुआ। इसकी 3 शाखाएँ थी। एक वातापी या बदामी, दूसरा कल्याणी या बेंगी, तीनों शाखाएं इसकी थी। अब देखो वातापी जो या बदामी का जो चालुक्य वंश था, इसका वर्तमान नाम बदामी है। यह तीनों चालुक्य में सबसे पश्चिम में स्थित था। इसी ने चालुक्य वंश की नींव रखी थी। अब देखो इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे। जयसिंह को एगो मिलेगा, लेकिन इस वंश के संस्थापक दक्षिण भारत में जयसिंह थे। इसके बारे में जानकारी कैरा ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होता है। इन्होंने वातापी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक था। देखो पूछता है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य वंश के शासक था, जिसके बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अब आओ, किसने पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी को पार करके कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया। देखो हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? पुष्यभूति वंश के। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति ही हर्षवर्धन को पराजित किया। इसने दक्षिण भारत में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया तथा उसकी राजधानी कांची को जीतकर कांची कोंड की उपाधि धारण कर लिया। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। अब देखो पुलकेशिन द्वितीय ने दोबारा पल्लव पर आक्रमण किया, किंतु पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसे पराजित कर दिया और उसका पीछा करते हुए उसकी राजधानी वातापी तक पहुंच गया एवं वातापी जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या भी कर दी। क्लियर? अब देखो इसके अतिरिक्त इन्होंने वातापी में स्थित मल्लिकार्जुन के मंदिर के दीवार पर अपना एक अभिलेख भी खुदवाया है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। अब देखो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में 641 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग आया था। कौन आया था? चीनी यात्री हेनसांग आया था। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में
अपना एक दूत मंडल भेजा था। पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि रवि कीर्ति थे, जिन्होंने एहोल अभिलेख की रचना की। पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि कौन थे? रवि कीर्ति थे। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या दंती दुर्ग ने की और उसके स्थान पर राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कर दी तथा चालुक्यों को अपना सामंत बना लिया। क्या किया? सामंत बना लिया। अब देखो कल्याणी के चालुक्य अब देखते हैं, वो देखे थे वातापी या बादामी के चालुक्य। अब देखो चालुक्य जो सामंत का जीवन जी रहे थे, राष्ट्रकूट की कमजोर स्थिति का फायदा उठा लिया और राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या कर तैलब द्वितीय नामक चालुक्य ने हत्या कर दी। किसकी? कर्क द्वितीय की। और कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलब द्वितीय नया राजवंश की स्थापना कर दिया और राजधानी भी परिवर्तन कर दिया। राजधानी मान्यखेत कर दिया, मान्यखेत या मारीकर। इस वंश का अगला शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। विक्रमादित्य षष्ठ या विक्रमादित्य 6 था। यह एक कुशल योद्धा था। विक्रमादित्य षष्ठ ने चोल के प्रभाव को रोक दिया। इसके प्रभाव को, चोल के प्रभाव को रोक दिया। यह साहित्य प्रेमी था। क्या था? यह साहित्य प्रेमी था। अब देखो इसके राजकीय कवि बिल्हण थे। बिल्हण लिखा गया है, बिल्हण थे। अब देखो इन्होंने विक्रमांक देव चरित नामक पुस्तक लिखी। इसके दरबार में मिताक्षरा के लेखक विजयनेश्वर रहते थे। पूछता है क्वेश्चन कि मिताक्षरा के लेखक विजयनेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो आपको जानकारी अगर है तो बता सकते हैं। लगातार जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं कौन थे। अब देखो इस वंश का राज्य चिन्ह वराह या सुवर था। इस वंश के अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ हुए। सोमेश्वर चतुर्थ हुए। तो सबसे प्रतापी शासक इसमें कौन हुआ? सबसे प्रतापी शासक इसमें कौन हुआ? तो विक्रमादित्य षष्ठ। इसी के दरबार में कौन कौन रहते थे? इसी के दरबार में मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर रहते थे और इसके राजकीय कवि कौन थे? बिल्हण थे। कौन थे? बिल्हण थे। बिल्हण थे। अब देखो पल्लव वंश ना, उसके पहले और है थोड़ा सा बेंगी के चालुक्य वंश। अब देखो बेंगी के चालुक्य वंश। अब देखो तीनों देख लिए, वातापी या बादामी के चालुक्य वंश। और उसके बाद देख लिए हम लोग, उसके बाद किसका चालुक्य वंश देखे थे हम लोग? उसके बाद ये वाला देख लिए थे कल्याणी के चालुक्य वंश। अब हम लोग देखेंगे बेंगी के चालुक्य वंश। तीनों थोड़ा सा डिफर है, सब है चालुक्य वंश, लेकिन बेंगी, वातापी और कल्याणी। अब देखो यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी जो आंध्र प्रदेश के बेंगी में स्थित थी। इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था। इस वंश की राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश थी। इस वंश का कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ। इस वंश का सबसे योग्य शासक विजयादित्य तृतीय था। कौन था? विजयादित्य तृतीय था। नेक्स्ट देखो अब पल्लव वंश। इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। सब दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ रहे हैं हम लोग। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची थी, बाद में कांचीपुरम बना। यह दक्षिण भारत में कृष्ण और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। इस वंश का अगला शासक महेंद्र वर्मन था, जिसने वातापी के चालुक्य शासक, अभी चर्चा हुआ था, वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर। अब देखो इस वंश का अगला शासक नरसिंहवर्मन प्रथम था। इसके समय पुनः पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया, किंतु पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने मार दिया और उसकी राजधानी वातापी पर भी कब्जा कर लिया और जीतकर वातापिकोंड की उपाधि धारण कर ली। अब नेक्स्ट आओ। अब देखो इस वंश का अगला शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय हुआ। सबसे प्रतापी शासक होगा पल्लव वंश का नरसिंहवर्मन द्वितीय। अब देखो इसके दरबार में दंडी नामक विद्वान रहते थे। दंडी, जिन्होंने 10 कुमार चरितम नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी। पूछता है कि 10 कुमार चरितम पुस्तक किसने लिखी? तो दंडी रखी। किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में। अब देखो इस वंश का अंतिम शासक अपराजित था। अपराजित वर्मन, जिसे चोल शासक आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया और पल्लव के स्थान पर
चोल वंश की स्थापना कर दी। पल्लव के स्थान पर चोल वंश की स्थापना कर दी। अब आओ चोल वंश 9वीं सदी के चोल वंश, जिसकी राजधानी तंजौर थी। ठीक है, ये चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इन्हें चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। इन्होंने नौर केसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी? नौर केसरी की उपाधि धारण की थी। अब देखो, चोल प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। किसके सामंत थे? पल्लव पढ़ लिए हम लोग, सी विष्णु वाला। पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के ध्वंसावशेष पर चोल वंश की नींव रखी गई। ध्वंसावशेष पर चोल वंश की नींव रखी गई। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर के बाद तंजावुर को बनाया। 9वीं सदी में उभरा हुआ यह चोल वंश संगमकालीन चोल वंश की ही शाखा थी। संगमकालीन जो चोल वंश थे उसी की शाखा थी 9वीं सदी में जो उभरी थी। अब देखो, इस वंश का अगला शासक आदित्य प्रथम बना। इसने पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर दिया, जिससे कि पल्लवों का अंत हो गया और इन्होंने कोदंड राम की उपाधि धारण की। किसकी? कोदंड राम की उपाधि धारण की। अब देखो, चोल का अगला शासक परांतक प्रथम बना। बहुत प्रतापी राजा था। इसने मदुरै जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। इसकी जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है, उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब देखो, परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में पराजित कर दिया। अब देखो, यहाँ तकोलम का युद्ध में जो परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच हुआ, राष्ट्रकूट और समझ जाओ कि अब का चोल राजवंश के बीच हुआ, इसमें कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में पराजित कर दिया। किसे? परांतक प्रथम। चोल वंश का अगला शासक राजराज बना। राजराज प्रथम। इसका मूल नाम अरिमोली वर्मन था। क्या नाम था? अरिमोली वर्मन था। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला लिया और ममुड़ी चोल की उपाधि धारण की, किंतु उन्होंने श्रीलंका को चोल साम्राज्य में शामिल नहीं किया। क्या किया? श्रीलंका को चोल साम्राज्य में शामिल नहीं किया। अब देखो, अगला शासक जो होगा राजेंद्र प्रथम बना। यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चोल वंश का सबसे बड़ा शासक, प्रतापी शासक राजेंद्र चोल था। इसने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया और वहाँ की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण करके वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। क्या किया? बंदी बना लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। अब देखो, महिपाल, यहाँ पाल वंश आ जाएगा ना, महिपाल, देवपाल, धर्मपाल, उसमें महिपाल को पराजित कर दिया और गंगई कोंड की उपाधि धारण की और वहाँ से गंगा जल को लेकर आया। इस शहर में उसने एक तालाब बनवाया और उसमें गंगा जल मिला दिया और इस तालाब का नाम चोलगंगम रखा। कितना बढ़िया कंसेप्ट है, चोलगंगम रखा। अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगई कोंड चोलपुरम कहते हैं। गंगई कोंड चोलपुरम कहते हैं। अब आओ, अब देखो, राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा बोले तो इंडोनेशिया पर आक्रमण किया और वहाँ का शासक जो शैलेंद्र था उसको पराजित कर दिया। राजेंद्र प्रथम अरब सागर में स्थित सदीमंतिक नामक द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, जिनके बाद यह वंश स्वतः समाप्त हो गया। चोल काल की अस्थायी स्वशासन भारत का सबसे प्राचीन स्थानीय स्वशासन है। बताया भी जाता है कि चोल काल भारत के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रतीक था। इस समय स्थानीय स्वशासन का चुनाव लॉटरी पद्धति द्वारा होता था। बताओ, उस समय चुनाव जो होता था 9वीं सदी में लॉटरी पद्धति के द्वारा स्थानीय स्वशासन का चुनाव होता था। एक और चीज़ है कि चोलों के पास सबसे शक्तिशाली नौ सेना थी। 9 पदाती सेना भी थी, लेकिन 9 सेना सबसे मजबूत थी। अब देखो, चोल कला में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ जो द्रविड़ शैली में बने थे। द्रविड़ शैली का विमानन शैली भी कहा जाता है। द्रविड़ शैली को विमानन शैली भी कहा जाता है। देखो, विमानन शैली का प्रथम उपयोग तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में किया गया था,
जिसे कौन बनाया था? राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने बनाया था। चोल कला में निर्मित नटराज प्रतिमा सांस्कृतिक धरोहर था। आज भी है चोल कला में निर्मित नटराज की प्रतिमा, ऐसा नहीं रहता है, सांस्कृतिक धरोहर था। चोल कला को तमिल भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता था। तमिल साहित्य का त्रिरत्न इसी के लिए कहा जाता है कि चोल काल जो है तमिल साहित्य का स्वर्ण काल है। अब देखो त्रिरत्न थे तमिल साहित्य के कौन कौन? कोम्बन, ओटनी कुट्टन एवं पुगलेंदी। ये 3 गो नाम है। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा तो थोड़ा सा जेहन में आ जाएगा। अब आओ, कोम्बन ने तमिल रामायण की रचना की। किसने? कोम्बन ने तमिल रामायण की रचना की। ये रहा है आपका संगम साहित्य का मेन फैक्ट। संगम काल का पल्लव वंश इसमें पढ़ लिए, चोल वंश पढ़ लिए, चेर वंश पढ़ लिए, उसके बाद कल्याणी बदामी पढ़ लिए, उसके बाद चालुक्य का तीनों पाठ पढ़ लिए, और अंत में जो था आपका चोल राजवंश जो 9वीं सदी का था, इसको भी पढ़ लिए हम लोग। इसको देखिए, बार बार देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और एक बात तय मानिएगा, थोड़ा सा संगम काल और दक्षिण भारत के इतिहास थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़े बड़ों से, खूब शानदार जानकार से भी छूट जाता है। ठीक है, अगला सीरीज का वेट कीजिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद, थैंक यू।